आज पॉलिटी की सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज कुछ क्रिटिसिज्म देखेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स के द्वारा बताए गए। और यहाँ पर आज ये थर्ड चैप्टर सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा। देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया और फ्रेम किया गया, तो बहुत सारे थिंकर्स ने, बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसे क्रिटिसाइज किया। और ये हमने बुक से आज उठाया है चैप्टर। क्यों उठाया? ताकि आपको यकीन हो जाए कि हम सारी चीज़ बुक से बना रहे हैं। वैसे मैं पीपीटी बना के आपको पढ़ा रहा हूँ, मगर आज बुक से इसलिए उठाया है, ये कन्फर्म हो जाए, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, उसमें से कुछ छोड़ा नहीं जा रहा। तो क्रिटिसिज़्म में पहला क्रिटिसिज़्म क्या कहता है कि ये एक वॉरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कहना चाह रहे हैं, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ये एक वॉरोड है। वॉरोड का क्या मतलब है? वॉरोड का यहाँ डायरेक्टली मतलब यही है कि जो हमने चीज़ें ली हैं, उसमें कुछ इमेजिन नहीं किया है, मतलब उसमें क्रिएटिविटी नहीं है। तो क्रिएटिविटी को ना इंक्लूड करना और सीधे-सीधे प्रोविज़न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठा लेने को क्रिटिसिज़्म में डाला गया। अब ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, इसमें कहा गया कि इसमें कुछ भी नया नहीं है और कोई भी चीज़ ओरिजिनल नहीं है। मतलब जो चीज़ें जैसे फंडामेंटल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए फंडामेंटल राइट, अदर प्रोविज़न कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से, जापान कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए, तो इसे बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, बैग ऑफ बोरोवर्स कहा गया और हौच-पौच कॉन्स्टिट्यूशन या फिर पैचवर्क कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। इसका मतलब यही है कि आपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न लिए हैं, वो किसी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से उठाए हैं। मगर इस क्रिटिसिज़्म को अनफ़ेयर और इलॉजिकल बताते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मेकर्स ने कहा कि कोई भी चीज़ जो है वो समय के साथ चेंज होती है। अभी इंडिया को फंडामेंटल राइट्स जो हैं, इसकी ज़रूरत है, फ्यूचर में ये चेंज होंगे। जैसे इंटरनेट, इंटरनेट क्या है, धीरे-धीरे फंडामेंटल राइट में चेंज हो रहा है। मतलब इंटरनेट अंडर आर्टिकल 19 के अंदर आ रहा है, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का पार्ट है, तो ये इवॉल्व हो रहा है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के हिसाब से कहना है बोरोड ज़रूर है, मगर इवॉल्व होने वाला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है? नेक्स्ट बात बताई गई, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी में क्या कहा कि हमने इसको बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, मगर इसमें बहुत सारे चेंजेस भी किए हैं, क्रिएटिविटी लाई है और जो कंट्री को ज़रूरत थी, वो प्रोविज़न इसमें रखे गए हैं। यही बात यहाँ पर पूरे आर्टिकल में यही बताई गई है और एक्कोमोडेट किया गया है, जो हमारी कंट्री की नीड थी। देखो, ये जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, ये प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में पूछी जा सकती हैं, क्योंकि स्टेटमेंट कैसे भी डाला जा सकता है यूपीएससी के द्वारा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्रिटिसिज्म में क्या बताया गया है कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, एक कार्बन कॉपी है, मतलब डिट्टो चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठा ली गई हैं। जैसे कहा गया, ये एक कार्बन कॉपी है 1935 एक्ट की और ये अमेंडेड वर्ज़न है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। एन श्रीनिवासन क्या कह रहे हैं? बोथ लैंग्वेज और जो अदर चीज़ें हैं, मतलब सब्सटेंस है, वो कतई कॉपी है किससे? 1935 एक्ट से। मतलब जो चीज़ें हमने ली हैं, जैसे लैंग्वेज ब्रिटिशर्स की क्या थी और सब्सटेंस मतलब फेडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए, कौन-कौन सी लिस्ट होना चाहिए, कौन-कौन से ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होंगे, कौन-कौन से स्टेट सब्जेक्ट होंगे, कौन से उनके फेडरल सब्जेक्ट होंगे। तो यही बात एन श्रीनिवासन ने कही है कि ये एक लैंग्वेज और सब्सटेंस में क्लोज़ कॉपी है। सर इवॉर जेनिंग, जो बहुत अच्छे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे ब्रिटिश के, उन्होंने कहा है कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इन फैक्ट मैनी प्रोविजन आर कॉपीड ऑलमोस्ट टेक्सचुअली, मतलब कुछ प्रोविजन तो बिल्कुल कॉपी किए गए हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर कही गई। मगर आगे पीआर देशमुख जी क्या कह रहे हैं? पीआर देशमुख कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एसेंशियली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट विथ ओनली
एडल्ट फ्रेंचाइज़ एडेड मतलब इतना ज़्यादा क्रिटिसिज़्म कर दिया कि केवल एडल्ट फ्रेंचाइज़ ऐड किया गया मतलब राइट टू वोट वोट करने की पावर ऐड की गई है। बाकी सारे प्रोविज़न क्या है, सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाए हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ड्राफ्टिंग कमेटी को देखोगे और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे, तो किसी ने भी ये नहीं कहा है ये कॉपी है, क्योंकि फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच है, इसमें क्या तब्दीली आ सकती है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम क्या ज़रूरत थी, कैसे उसको कॉपी किया जाना चाहिए था, क्या चेंजेज़ लाना चाहिए थे, वो सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। मतलब क्रिएटिविटी तो रखी गई है, फंडामेंटल राइट कौन से होना चाहिए, आगे इवॉल्व भी हुआ बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंदा भारती केस में, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आगे तीसरा क्रिटिसिज़्म क्या है, ये अन इंडियन है और एंटी इंडियन है। क्यों एंटी इंडियन कहा गया? देखो वन ऑफ द मेन रीज़न एंटी इंडियन कहने से के पीछे ये क्या है, जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन चला आ रहा था ब्रिटिश टाइम पर, वो इसमें था। मतलब कि फेडरल स्ट्रक्चर था इसमें, देखेंगे आप। तो ब्रिटिश कैसे स्टेट्स को डिवाइड कर रहे थे प्रोविंसेस में, यूनियन टेरिटरीज़ में, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें जो थी, ये बताई गई मतलब अन इंडियन थी, मतलब एंटी इंडियन थी। के हनुमंत के हनुमंतिया ने क्या कहा, वी वांटेड ए म्यूजिक ऑफ वीणा एंड सितार, हम वीणा और सितार चाहते थे जो इंडिया में, ना कि इंग्लिश बैंड चाहते थे। इन्होंने ये क्रिटिसिज्म किया। लोकनाथ मिश्रा जी क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा स्लेविश इमिटेशन ऑफ वेस्ट, मतलब जो स्लेव की तरह होता है ना सिस्टम, वो है। मतलब हार्श क्रिटिसिज्म भी हमें देखने को मिलते हैं। आइडिया क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कि केवल फंडामेंटल स्पिरिट ऑफ इंडिया इसमें इंक्लूड नहीं की गई। जैसे आपको पंचायती राज को बल देना चाहिए था, गांधी जी के डिसेंट्रलाइजेशन पे बल देना चाहिए था, आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उसी टाइम दे देना चाहिए था, और विलेजेस को एक मेन सेंटर और एक हब की तरह यूज़ किया जाना चाहिए था। ये सब बातें की गई। अगला क्रिटिसिज्म क्या कहता है, ये एक अन-गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन है। अन-गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा गया? क्योंकि उनकी उसमें फिलॉसफी कम दिखती है लोगों को, और जो आइडियल्स हैं वो गांधी जी के कम थे। आइडियल्स में क्या आता? गांधी जी के आइडियल्स क्या थे? डिसेंट्रलाइज़ेशन होना चाहिए। डिसेंट्रलाइज़ेशन क्या होता है? कि भाई जो अथॉरिटी का स्ट्रक्चर है, जैसे मान लो ये हमारा इंडिया है, ठीक है? ये पेनिनसुलर रीजन दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये इंडिया है, क्योंकि मैप बनाना बहुत टफ होता है इंडिया का। धीरे-धीरे वो भी हम सीख लेंगे। तो क्या है, ये जो है पेनिनसुलर रीजन है, तो इसमें क्या है, अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो दिल्ली से डायरेक्शन आता है कि आप इस प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट कीजिए। जैसे जीएसटी सेंट्रलाइज़ेशन सिस्टम है, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसमें की हैं कि डिसेंट्रलाइज़ेशन बना रहे। जैसे क्या है कि स्टेट अपने टैक्स इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है, अगर विलेज में कोई सोसाइटी है और वो डिसीजन लेना चाहती है कि ये रोड बनना चाहिए, विलेजर्स मिलकर बनाएंगे, इसमें इतना टैक्स लगना चाहिए, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन होता है। तो गांधी जी ने इसी डिसेंट्रलाइजेशन पे बल दिया था, ठीक है? विलेज पंचायत की बात की थी, डिस्ट्रिक्ट पंचायत की बात की थी, कैसे कॉटन इंडस्ट्री डिसेंट्रलाइज़ होना चाहिए, खादी विलेज होना चाहिए, ग्राम में दूध की सुविधा जो है डिसेंट्रलाइज़ होना चाहिए, ये सब बातें कही गई। हनुमंतिया ने क्या कहा है, द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गांधी जी डिड नॉट वांट, मतलब गांधी जी इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहते थे, इस तरह के प्रोविज़न नहीं चाहते थे। एलिफेंट साइज़, अब यहाँ पर बहुत हार्श क्रिटिसिज़्म देखने को आपको मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो सील है, जो एम्बलम है, वो एलिफेंट है। तो यहाँ पर एच वी कामत जी कह रहे हैं कि भाई हाथी सील इसीलिए रखी गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत बड़े साइज़ का है, इसमें लीगल प्रोविज़न भी हैं, और ज्योग्राफी के हिसाब से अदर ट्राइबल प्रोविज़न भी हैं, शेड्यूल प्रोविज़न भी हैं, तो ये सब देखने को मिलेगा। पैराडाइज़ ऑफ लॉयर, अब भाई ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है? लॉयर्स के लिए तो ये लिंग्विस्टिक है, लीगलिस्टिक है, और वेरी कॉम्प्लिकेटेड है। आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये सोचकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कि आम आदमी तक ये आसानी से चला जाए। मगर ये क्या है,
लीगल प्रोविज़न इतने हार्श हैं कि आपको लॉयर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एक विंग्स इमर्ज होकर आई है लॉयर्स की, उनका डोमिनेंस कहीं न कहीं जुडिशरी में देखने को मिलता है। देखो सर इवॉर जेनिंग्स जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे और पॉलिटिकल एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा लॉयर्स के लिए एक पैराडाइज़ है। मतलब लॉयर्स के लिए एक जन्नत के समान ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़े से क्रिटिसिज़्म थे। क्रिटिसिज़्म भी आपको पता होना चाहिए ताकि क्या है कि कहीं पर अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए, मेंस में क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे ईज़िली सॉल्व कर सकें। अब हम बुक से ये इसीलिए आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपको ये फ़ील हो सके इस लेक्चर में कि सारी चीज़ें बुक से ही पढ़ाई गई हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जो है पीपीटी बना के पढ़ा रहे हैं, तो हमने जो है कोई चीज़ छोड़ दी है। अगर आप पूरा एनालिसिस करेंगे अब तक 3 चैप्टर का, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं गई है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट अ ग्लैंस ये सब चीज़ें आगे हम डिस्कस करेंगे, मगर यहाँ पर बताया है कि कौन से आर्टिकल में क्या-क्या सब्जेक्ट मैटर आता है। इस लिस्ट को आप प्रिंट कर लक्ष्मीकांत से काट कर या प्रिंट कर अपनी टेबल के सामने लगा सकते हैं, ताकि ये चीज़ों में आपकी क्लियरिटी हो जाए। अब आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात की गई, मतलब हमारा इंडिया, मतलब इंडिया दैट इज़ भारत, यूनियन ऑफ इंडिया है, ना कि फेडरेशन ऑफ इंडिया है। ये सब देखने को मिलेगा। ऐसे ही 5 से लेकर 11 तक सिटीज़नशिप का कॉन्सेप्ट है, 12 से लेकर प 35 तक फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट है, 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट है और ये पार्ट्स दिए गए हैं, पार्ट्स कौन से? ये भी पूछता है यूपीएससी, आपको पता होना चाहिए कौन से पार्ट में क्या-क्या ज़िक्र है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इंक्लूड हुई कि ड्यूटीज़ क्या होंगी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करेंगे, फ्लैग का सम्मान करेंगे, ठीक है? यूनियन गवर्नमेंट कहाँ से लेकर किस आर्टिकल में आता है, ये बातें यहाँ बताई गई हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 148 से 151 आता है, चैप्टर 5 पार्ट 5 में आता है। तो इस तरह की स्टेट गवर्नमेंट कौन से आर्टिकल में आती है, ये सब रटने वाली चीज़ें हैं, समय के साथ क्या होंगी चीज़ें याद भी हो जाएँगी और कुछ चीज़ें आपको रटना पड़ेंगी। जैसे चैप्टर 5 पार्ट 6 में क्या है हाई कोर्ट है 214 से लेकर 232 तक। आज हमने 217 कॉन्सेप्ट न्यूज़पेपर में देखा था कि किस तरह से रिमूवेबल प्रोसेस होती है हाई कोर्ट के जजेस की। यूनियन टेरिटरी पार्ट 8 में आपको देखने को मिलेगा 239 से 242 तक। पंचायत आपको पार्ट 9 243 से 243 ओ तक। म्युनिसिपैलिटी आपको देखने मिलेगा पार्ट 9 ए में 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक, ठीक है? पार्ट 9 बी देखने को मिलेगा कोऑपरेटिव, ये न्यूज़पेपर में बहुत आती है। तो इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, इन सबको आप काट कर लगा सकते हैं और ये फ्यूचर में सारी चीज़ें हमारे द्वारा डिस्कस करेंगे। जैसे इमरजेंसी प्रोविज़न पार्ट 18 में दिया गया है और आर्टिकल 352 से 360 तक, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने आज की चीज़ें डिस्कस की, किस तरह से ये चैप्टर ख़त्म हुआ ताकि आपको यकीन हो जाए बुक से हम पढ़ा रहे हैं और अच्छे पॉइंट वाइज़ मैनर में विद सिंपल एग्ज़ाम्पल पढ़ाया जा रहा है। आगे इसमें एमसीक्यूज़ लाएँगे और नेक्स्ट चैप्टर प्रिएम्बल से रिलेटेड है, पॉलिटी का, वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जितनी ज़्यादा रिवीज़न उतनी करीब सक्सेस।